आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र अनिवार्य व्याकरण है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी का संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण पढ़ना है। आज हम लोग समास प्रकरण में प्रविष्ट हुए हैं। आज का जो सूत्र है वह है समर्थः पद विधि। पूर्व कक्षा में समास के भेदों को बतलाया गया था। समास के अनेक वैयाकरणों ने अनेक ढंग से भेद करके बतलाया है। कुछ लोगों ने प्रकरण के अनुसार भेद किया है, कुछ लोगों ने अर्थ के अनुसार, अर्थ की प्रधानता के अनुसार भेद किया है कि जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होगा तो विभाव कहलाएगा, अंतिम पद का अर्थ प्रधान होगा तो तत्पुरुष कहलाएगा। इस तरह से आदि आदि। आज हम लोग कौन शब्द किस शब्द के साथ, एक बात हम आपको बतला दें कि शब्द का समास नहीं होता है। हमारे संस्कृत व्याकरण में पद का समास होता है, इसलिए समास को पद विधि कहते हैं। पद जो है, एक पद दूसरे पद के साथ समस्त होता है, एक पद का दूसरे पद के साथ समास किया जाता है, और वह पद सुप्तिगंतम पदम। इस सूत्र के द्वारा सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा की जाती है। तो सुबंत और तिगंत पद होते हैं। आज हमें यह समझने की बात है कि पद में भी कौन पद किस पद के साथ समस्त होंगे, इस बात को जानना है। सब पद के साथ समस्त नहीं हो पाता है। इसलिए सूत्रकार सूत्र करते हुए बताते हैं समर्थः पद विधि, अर्थात इस समास में पद विधि अर्थात जो पद है वही समर्थ होने के लायक है। लेकिन पद में भी क्या तिगंत भी तो पद है, वो भी समास होगा क्या? तो यहाँ इसीलिए विशेष रूप से विधान करते हुए बताते हैं कि कौन पद किस पद के साथ समस्त होगा। इस संबंध में वो कहते हैं समर्थः पद विधि, पद संबंधी यो विधि, पद संबंधी जो विधि सह समर्थाश्रितो बुद्ध्य, उसी को पद संबंधी जो विधि है उसी को समर्थ होने में सक्षम समझना चाहिए। पद विधि ही समर्थ हो सकता है, जो पद विधि नहीं है वह समर्थ नहीं हो सकता है। अब यहाँ एक बात ये जानना है कि वह विधि जो है समर्थ होता है तो सब पद को सब पद के साथ समर्थ होने की क्षमता नहीं होती है। इसीलिए यहाँ ये बतलाते हैं कि सामर्थ्य एक पद को एक पद के साथ मिलने का सामर्थ्य जो होता है वह होना जरूरी है। वह सामर्थ्य दो प्रकार का होता है, एक व्यपेक्षा भाव और एक एकार्थी भाव। सामर्थ्य
शब्दों में सामर्थ्य जो है दो प्रकार का है, एकार्थी भाव और व्यपेक्षा। तो जहाँ अभी कहते हैं कि कहाँ व्यपेक्षा है और कहाँ एकार्थी भाव है, तो कहते हैं वाक्य में प्रायः व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य होता है। व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य वाक्य में होता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, इसमें एक सामर्थ्य है इस वाक्य में, तब दोनों एक साथ में है। और समास होने पर एकार्थी भाव अर्थात दोनों पदों के मिलने के बाद एक विशेष रूप से अर्थ उपस्थित होता है, विशेष प्रकार का अर्थ उपस्थित होता है, उसे एकार्थी भाव समास कहते हैं। अर्थात दो पद जब मिल जाते हैं तो दोनों पदों का कोई अपना अर्थ नहीं रह जाता है, एक अलग अर्थ होता है जो एकार्थी भाव कहलाता है। और एकार्थी भाव जो होता है वही समास का मुख्य कारण है और समास करने का मुख्य उद्देश्य वही है। यहाँ समास प्रकरण बतला रहा हूँ। इसमें एक बात और मैं बतलाना चाहता हूँ कि लौकिक दृष्टांत के अनुसार कुछ लोगों ने कहा है कि समास के संबंध में एक सूक्ति प्रसिद्ध है और उसमें कहा है द्वंद्वोस्मि द्विगुरहम् गेहे च मे सततम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्म धारय येन अहम श्याम बहुव्रीहि। क्या कहा? द्वंद्वोहम, किसी समय अकाल पड़ा होगा, काम किसी को नहीं मिलता होगा, नौकर को भी नहीं मिलता होगा काम, और मालिक को नौकर नहीं मिलता होगा। बिना नौकर के काम भी तो संभव नहीं है। तो एक सेवक आया है एक मालिक के पास, तो उससे पूछा है कि श्रीमान मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। वो बहुत खुश हुआ। खुश होकर के वो बोलता है यह समझकर कि कहीं नौकर भाग न जाए, नौकर की आवश्यकता है, लेकिन वेतन तो उतना नहीं दे सकता हूँ, फिर भी रखना जरूरी है। तब वो कहते हैं कि भाई देखिए द्वंद्वोस्मि, मेरे यहाँ आप रहिएगा तो ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। द्वंद्वोस्मि, मैं दो ही हूँ। द्वंद्वोस्मि, दो हूँ, मैं हूँ, मेरी पत्नी है। द्वंद्वोस्मि एक समास का नाम हो गया। द्विगुरहम्, द्विगुरहम् और क्या है, मेरे पास में दो गाय है, ज़्यादा ये नहीं है, दो बैल हैं या गाय हैं, दो ही हैं, इसलिए ज़्यादा आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा, मात्र दो गाय है। और मैं गृहे सततम अव्ययी भाव, और कहते हैं कि मेरे यहाँ बिल्कुल अव्ययी भाव है, अर्थात व्यय नहीं होता है, खर्च बहुत कम करते हैं। अर्थात जहाँ काम ज़्यादा रहता है वहाँ ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो इसका मतलब वो दिखलाते हैं कि मेरे यहाँ भी खर्च कम है, कम खर्च करना है, अर्थात कम काम है, इसलिए आराम आपको होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तत्पुरुषा कर्मधारय, इसलिए हे पुरुष तुम आए हो तो मेरे यहाँ कर्म धारण करो, कर्म करो। कर्मधारय समाज का, तत्पुरुष समाज का नाम लिया। ये न श्याम अहम बहुव्रीहि, जिससे मैं भी बहुत धन वाला हो जाऊं, मेरे पास नौकर हो जाएगा, काम चलेगा, मैं भी धनवान हो जाऊंगी, तुम्हारे पास भी पैसे आएंगे, तुमको भी रोजगार मिलेगा, इसलिए काम छोड़ो नहीं, काम तुम करो। इस तरह से उदाहरण देकर के इस श्लोक में समास का नाम गिनाया है। द्वंद्व,
द्विगुः अव्ययीभाव तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि। ये मुख्य रूप से समास के ये भेद हैं। तो इस समास का नाम गिनाया है। तो इस तरह से कहते हैं कि समास का जो मुख्य भेद है यही है। पुनः अवान्तर भेद अनेकों किए गए हैं, किंतु समास में जो शक्तियाँ होती हैं उसको वैयाकरण लोग स्वीकार करते हैं। आगे पुनः कक्षा में मैं बतलाऊंगा विशेष रूप से। तो आज यह समझें कि समर्था पद विधि, पद संबंधी जो विधि है वही आपस में समर्थ होने के लायक है और उसी की समास संज्ञा होती है। इसके बाद आगे अगले सूत्र में प्राक कडारात समासः, यह समास कहाँ तक चलेगा? यह चूँकि पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है वही व्याकरण का मुख्य पुस्तक है, मुख्य ग्रंथ है। उसमें आगे सूत्र है कडारा कर्मधारये। तो कहते हैं कडारा कर्मधारये तक समास का अधिकरण जाएगा, अर्थात वहाँ तक, अब यहाँ से प्रारंभ जो किए हैं तो वहाँ तक समास ही का प्रकरण चलेगा, कडारा कर्मधारये तक। तो कडारा कर्मधारय से पूर्व समास का प्रकरण है, ऐसा समझना चाहिए। शेष पुनः अगले कक्षा में सिद्धि बतलाएंगे, समास में कैसे सिद्धि की जाती है। ओ